मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं एक अंग्रेज औरत को जिसके साथ कुछ लोग हैं जो दो लाशों को बोरे में बांध कर ले जा रहे हैं। सभी एक घने जंगल के बीच में हैं। वह एक बोरे को खुलवाती है जिसमें एक लड़की की लाश थी। वह उस पर थूकती है और कहती है कि इसे अकेले लाओ, मैं नहीं चाहती कि यह दोनों मरने के बाद भी एक हो। औरत लड़की की लाश दलदल में फेंकवा देती है। दूसरी लाश एक लड़के की थी जिसका नाम है जेम्स, जो कि मरा नहीं जिंदा था, तो वह बोरे से निकलकर छुप गया। औरत जेम्स को ढूंढ लेती है। जेम्स औरत के पेट में नुकीली लकड़ी घोंपकर भाग जाता है। औरत लकड़ी बाहर निकालती है और फिर कहानी शिफ्ट हो जाती है 2024 में। हमें देखने मिलता है एक आदमी जंगल में बने दलदल से बाहर आते हुए, दूसरा आदमी जो कि जंगल में भटक रहा है जिसका नाम है पीटर, तीसरा आदमी जो कि पेड़ पर कोई निशान बना रहा है। फिर दिखती है एक लड़की जो कि अपने दोस्तों के साथ शिकार करने आई है। उसे किसी के आने की आवाज सुनाई देती है। उसे ऐसा फील होता है कि कोई जानवर है, तो वह उस पर गोली चला देती है। उसे देखने मिलता है कि उसने उस आदमी को गोली मार दी है जो दलदल से निकला था। तभी अचानक मौसम बदल जाता है। तेज धूप की जगह घने बादल आ जाते हैं। उन्हें अजीब अजीब चीखने चिल्लाने की आवाज सुनाई देने लग जाती है। उस अंग्रेज औरत की आवाज भी गूंजने लगती है। अचानक सब कुछ थम जाता है। पीटर जो कि भटक रहा था, उसको रोड दिखती है। रोड पर आते ही ऐसा फील होता है जैसे उसे किसी गाड़ी ने टक्कर मार दी हो। फिर हम आनंद नाम के व्यक्ति को देखते हैं जिसकी अचानक से आंख खुलती है। उसकी बीवी पेट से है, तो वह डॉक्टर के पास चेकअप कराने आया था। आनंद पुलिस वाला है। उसकी किसी और गांव में पोस्टिंग हो गई है, तो उसे अपनी पत्नी को ऐसी हालत में छोड़कर जाना पड़ रहा है। बस से सफर करते हुए वह एक जगह पहुंचता है। वहां उसे एक आदमी का कॉल आता है जो बताता है कि उसकी पत्नी को बच्चा होने वाला है, तो वह हॉस्पिटल में एडमिट है। आनंद परेशान हो जाता है कि अब क्या करे। उसे अभी और आगे जाना था, तो वह जीप में बैठ जाता है। वह अपनी पत्नी नीतू को कॉल कर रहा होता है, पर उस समय नेटवर्क ही नहीं आ रहा था। सामने बैठा एक यात्री कहता है, आप मेरे फोन से कॉल कर लो। कॉल करने पर पता चलता है कि उसको एक बेटी हुई है। वह बहुत खुश होता है। तभी उसे दिखाई पड़ता है एक खूबसूरत सा हिरण। ड्राइवर और उसके बगल में बैठा आदमी दोनों फालतू बातें करके आनंद का मूड खराब किए जा रहे थे। तभी अचानक जीप से एक आदमी आकर टकरा जाता है। वह आदमी पीटर था जो कि जंगल में भटक रहा था। वह उंगली से गोल गोल निशान बना रहा होता है। आनंद तुरंत उस आदमी को हॉस्पिटल पहुंचाता है। उसे उसके पास से एक वॉकी टॉकी भी मिला था। हॉस्पिटल में मुलाकात होती है आनंद की उसके नए सीनियर ऑफिसर से। आनंद आदमी के पास से मिले वॉकी टॉकी और उसके पर्स को सीनियर को दे देता है। पर्स से आईडी मिली, जिससे पता चलता है उस आदमी का नाम पीटर जॉन है। सीनियर आनंद से उसके बारे में पूछते हैं, तो वह बताता है कि एक बीवी है और आज ही एक बच्ची हुई है। उनका जूनियर जोशी पूछता है, आपके माता पिता कहाँ हैं? आनंद बताता है, मैंने कभी अपने पिता को नहीं देखा, वह भी हमारी तरह पुलिस में ही थे। मेरे पैदा होने से पहले ही वह गुजर गए और उसी सदमे में मेरी माँ भी गुजर गई। मैंने लव मैरिज की है, इसीलिए वाइफ की फैमिली भी मुझसे बात नहीं करती। तभी सीनियर को राशिद नाम के पुलिस ऑफिसर का फोन आता है। वह बताता है कि जब हम जंगल से गुजर रहे थे, तब हमें रास्ते में एक गाड़ी पार्क मिली। कुछ लड़के लड़कियां उसमें बैठे वीडियो शूट कर रहे थे। अब रेजी आ गया है बीच में। रेजी भी पुलिस ऑफिसर है जिसने उन लड़के लड़कियों को रोक लिया है। लड़कों की बड़े बड़ों से रिश्तेदारी है, तो वह कह रहे थे कि हमें जाने दो, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। इन सब बातों को ध्यान में ना रखते हुए रेजी उन्हें पीटने लगता है और कहता है, मना किया था ना जंगल में जाने से, अब निकलो यहां से तुम सब। एक लड़का जंगल की ओर भागने लगता है, तो रेजी उसके पीछे जाता है। रेजी उसे पकड़कर पीट ही रहा था कि तभी दोनों की नजर एक लाश पर पड़ती है। अब वहां सीनियर ऑफिसर आ जाते हैं आनंद को साथ लेकर। वह उसी आदमी की लाश थी जो दलदल से निकला था। वह भी पुलिस वाला ही लग रहा था। सीनियर ऑफिसर वहां 3 ऑफिसर्स को रुकने बोलते हैं। कहते हैं, फॉरेंसिक टीम बुलाओ और जो भी पता चले मुझे बताना। रेजी भी उनके साथ आ जाता है। वह तीनों पुलिस स्टेशन जा रहे होते हैं। तभी हमें देखने मिलता है
कि एक ऑफिसर जंगल में घायल अवस्था में पड़ा है, जो कि अभी अभी होश में आया है। आनंद ने सीनियर को जो वॉकी टॉकी दिया था, उसमें से आवाज आने लगती है। वह आवाज थी उस आदमी की जो जंगल में घायल पड़ा हुआ था। वह कहता है, मेरा नाम स्टीफन है, हम जंगल में टीम के साथ आए थे, बाकी सब गायब हैं, सिर्फ मैं ही बचा हूं। सीनियर उसे बताते हैं, मैं केरला पुलिस से हूं, आपका एक साथी जख्मी हालत में हमें मिला था, हमने उसे अस्पताल पहुंचा दिया है, उसका वॉकी टॉकी हमारे पास है, आप अपने कंट्रोल रूम में रिपोर्ट करिए। स्टीफन कहता है, मैंने कोशिश की कांटेक्ट करने की, मगर कोई जवाब नहीं दे रहा है, मेरा पैर बुरी तरह जख्मी है, मैं चल नहीं सकता, मैं इस जंगल में एक मंदिर के पास हूं, आप मेरी मदद करिए सर। रेजी कहता है, यह इलाका हमारे अंडर नहीं आता है, अगर हम जंगल में गए तो हमें कुछ भी समझ नहीं आएगा। स्टीफन कहता है, मैं पिता बनने वाला हूं, अगर आप मेरी मदद करेंगे तो मैं अपने बच्चे को देख पाऊंगा। यह सुनकर आनंद काफी भावुक हो जाता है, क्योंकि वह भी अपनी बच्ची के पास नहीं था और वह जानता है कि पिता के बिना जीना कैसा होता है। आनंद मदद करने को कहता है तो रेजी कहता है, यह हमारा काम नहीं है सर, यह जंगल बहुत खतरनाक है, इसके अंदर जाना खतरे से खाली नहीं है। फिर हम देखते हैं एक पुलिस वैन को, जो कि कैदियों को लेकर जंगल से होते हुए जा रही है। उसमें पीटर और स्टीफन भी बैठे हुए हैं। तभी एक कैदी भागने के लिए एक पुलिस वाले से हाथापाई कर उसकी बंदूक छीन लेता है। वह वैन रुकवाता है और फिर वहां से सभी कैदी जंगल की ओर भाग जाते हैं। टोटल 5 पुलिस वाले थे। वह जंगल में घुसते हैं कैदियों को पकड़ने। सब अलग अलग हो जाते हैं। वह कैदी एक एक करके पुलिस वालों को मारना शुरू कर देते हैं। एक ऑफिसर मुथुवेल स्टीफन से कहता है, यहां बहुत अजीब महसूस हो रहा है, कई साल पहले यहां एक मंदिर हुआ करता था। अपने दुख दूर करने और सुख लाने के लिए लोग देवी की प्रार्थना करते थे। जब से लोगों ने मानव बलि देना बंद कर दिया है, तब से समस्या और गंभीर बनती गई और उस दिन से इस जगह की धरती पर खून नहीं गिरना चाहिए और किसी को भी ऊंची आवाज में बात नहीं करनी चाहिए। तभी स्टीफन और मुथुवेल को वही मंदिर दिखता है जहां एक बड़ी सी मूर्ति लगी है जिसका धड़ कौवे का है। जो मुथुवेल ने बताया वह स्टीफन को सिर्फ कहानी लगती है। अब 2 कैदी मुथुवेल के पीछे पड़ जाते हैं। स्टीफन एक कैदी को गोली मार देता है। कैदी के खून की बूंद जमीन पर गिरते ही वहां का मौसम अचानक बदल जाता है। वैसे ही अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगती हैं, इतनी तेज कि कान के पर्दे फट जाएं। तभी स्टीफन अपने आप को जंगल में अकेला पाता है और मौसम भी नॉर्मल हो गया था। आनंद, सीनियर और रेजी जंगल के अंदर घुस जाते हैं स्टीफन की तलाश में। सीनियर बताते हैं कि इस जंगल में बहुत लोग लापता हुए हैं। 1960 में पहला केस आया था। एक लड़की यहीं पास में एक एस्टेट में काम करती थी। उस एस्टेट की मालकिन एक पुर्तगाली महिला थी। लोग कहते हैं कि उसे कुछ अजीब समस्या थी। उसने अपनी उम्र से छोटे आदमी से शादी की थी। उसके आदमी का उस लड़की से चक्कर चल रहा था जो वहां काम करती थी। पुर्तगाली महिला ने उन दोनों को रंगे हाथों पकड़ लिया और उन दोनों को घसीटकर जंगल में ले जाकर मार दिया। बाद में उसकी भी मौत हो गई। लोग कहते हैं कि उन तीनों की आत्माएं यहां भटक रही हैं। जब मैंने यहां चार्ज लिया था तब हम लोगों ने इस जंगल से एक लाश बरामद की थी, उसी जगह पर जहां आज हमें बॉडी मिली है। वह आदमी भी कुछ ज्यादा समय पहले नहीं मरा था। उसकी लाश सड़ने लगी थी, लेकिन उस लाश में सिर नहीं था। सिर नहीं था तो बॉडी की पहचान नहीं हो पाई। लोगों ने यह अफवाह फैला दी कि वह वही विदेशी आदमी था जिसको 80 साल पहले पुर्तगाली महिला ने मारा था। सब बकवास कहानियां बनाते रहते हैं यह लोग। स्टीफन कहता है, जहां मैं हूं यहां एक बहुत बड़ा पेड़ है, बड़े पत्तों वाले मनी प्लांट से ढका हुआ है यह पेड़। सीनियर हॉस्पिटल में तैनात ऑफिसर जोशी को फोन करते हैं पीटर की अपडेट के लिए। जोशी बताता है कि उसको होश आ गया है, लेकिन बहुत अजीब अजीब बातें कर रहा है। उसकी फैमिली को इन्फॉर्म कर दिया है हमने। अब यह तीनों भी उस मंदिर के पास पहुंच जाते हैं। तभी स्टीफन के डिपार्टमेंट के एसआई से कांटेक्ट होता है तो सीनियर उन्हें सारी जानकारी देते हैं। एएसआई कहता है, आप उस जंगल में क्यों गए? दिमाग खराब है क्या आपका? वहां कोई इंसान कभी नहीं जाता है, आप लोग वहां से तुरंत बाहर आइए। सीनियर कहते हैं, आपका ऑफिसर जंगल में फंसा हुआ है, स्टीफन नाम है उसका।
एएसआई कहता है, इस नाम का कोई ऑफिसर है ही नहीं हमारे थाने में। रेजी गुस्साने लगता है और कहता है, यहां से निकलते हैं। वो स्टीफन से कहता है, मैंने तुम्हारे सीनियर से बात की, वो तो कह रहा है कि तुम्हारे नाम का कोई है ही नहीं उनके डिपार्टमेंट में। स्टीफन कहता है, मेरा पूरा नाम स्टीफन जॉर्ज है, मैं ऐसे सिचुएशन में झूठ क्यों बोलूंगा। सीनियर फिर से एएसआई को कॉल करके उससे ही बात करवा देते हैं। स्टीफन कहता है, एएसआई मुथुवेल हो क्या, तुम कहां चले गए मुझे ऐसी हालत में छोड़कर। एएसआई, जिसे इनकी बातों में इंटरेस्ट नहीं आ रहा था, वह मुथुवेल नाम सुनकर सीरियस हो जाता है। कहता है, मुथुवेल का पूरा नाम बताओ। पूरा नाम जानकर वह और शॉक्ड हो जाता है। कहता है, हमारे यहां एक ऐसा ही था जिसका नाम स्टीफन था, लेकिन अब नहीं है। आज से 30 साल पहले वो और उसकी टीम जंगल में लापता हो गए थे। उस दिन तारीख थी 26 मई 1994। स्टीफन, मुथुवेल, पीटर, मुनिस्वामी और सेल्वन, यह 5 ऑफिसर लापता हुए थे, जिसमें से मुथुवेल मेरे पिता हैं। सिर्फ वो ही नहीं, वहां जो भी गया है वह जिंदा वापस नहीं आया है कभी, तो उनके जिंदा होने का कोई चांस ही नहीं है। जितनी जल्दी हो सके आप लोग वहां से निकलिए। सीनियर कहते हैं, हम इस केस को सुलझाए बिना यहां से नहीं जाएंगे। रेजी कहता है, आप लोग रुको यहीं, मैं जा रहा हूं। तभी सीनियर और आनंद को दिखता है सेम वैसा ही पेड़ जैसा स्टीफन ने बताया था, पर वहां कोई नहीं था। स्टीफन कहता है, यहां एक लाश है, उससे ठोकर खाकर गिर गया और जख्मी हो गया। पुलिस ऑफिसर की बॉडी है, वर्दी से लग रहा है कि वह केरला पुलिस से है। नेम प्लेट पर एमजी अशोकन लिखा हुआ है। आनंद और सीनियर दोनों हक्का बक्का रह जाते हैं कि यह कैसे हो सकता है, क्योंकि एमजी अशोकन सीनियर का ही नाम था। आनंद को पेड़ के नीचे कुछ दिखाई पड़ता है। दोनों को समझ ही नहीं आ रहा था कि यह हो क्या रहा है। आनंद स्टीफन से पूछता है, आप जंगल में कब से हैं? स्टीफन कहता है, लगभग 2-3 घंटे से। आनंद कहता है, आज की तारीख बताइए। स्टीफन कहता है, 26 मई 1994। हमें देखने मिलता है कि पेड़ के नीचे कंकाल पड़ा हुआ है जो कि स्टीफन का है, यानी कि अब तक यह लोग जिस स्टीफन से बात कर रहे थे वह 1994 वाला स्टीफन है। वर्तमान में उसका कंकाल बन चुका है। तभी इनका स्टीफन से कनेक्शन टूट जाता है। सीनियर को जोशी का फोन आता है जो कि बताता है कि पीटर अब नहीं रहा। उसके रिश्तेदार यहां आए हैं, जिसमें से एक महिला है। वह लगभग 50 साल की लग रही है। वह इसकी मां नहीं, बीवी है। मुझे यकीन नहीं हुआ क्योंकि पीटर तो 30 साल का लग रहा है। उन्होंने जब पीटर की आईडी दिखाई तो मैं हक्का बक्का रह गया। पीटर की डेट ऑफ बर्थ 1959 है, तो वह 30 साल का तो हो ही नहीं सकता, पर दिख तो वह इतने का ही रहा है। महिला का कहना है कि उसका पति 30 साल पहले जंगल में लापता हो गया था। आनंद को कंकाल के पास से सेम वॉकी टॉकी पड़ा मिलता है जैसा उसके पास था। जिस पुलिस वाले की लाश दलदल से मिली थी, उसके जेब से फॉरेंसिक टीम को पर्स मिला। वहां पर मौजूद ऑफिसर सीनियर को फोन करके बताता है कि वह लाश रेजी की है। हमें यकीन नहीं हुआ, लेकिन उसके पर्स में रेजी का फोटो मिला है। हमने लाश का मुंह धुला तो रेजी जैसा ही दिख रहा है। आनंद और सीनियर का दिमाग खराब हो जाता है कि यह चल क्या रहा है। रेजी तो अभी हमारे साथ ही था, तो वह उसकी लाश कैसे हो सकती है। तेज बारिश शुरू हो जाती है। देखने मिलता है कि रेजी एक दलदल में डूब रहा है। उसकी चीख सुन आनंद और सीनियर आ जाते हैं उसे बचाने, लेकिन उसे निकाल ही नहीं पा रहे होते। रेजी के हाथ में चोट लग गई थी तो खून की एक बूंद जमीन पर गिर जाती है। तभी मौसम फिर से पूरी तरह बदल जाता है और उन्हें भी कान फाड़ देने वाली वही सेम आवाजें सुनाई देती हैं। शोर बंद हो जाए उसके लिए सीनियर हवा में गोली चला देते हैं। आनंद की आंख खुलती है तो देखता है कि अंधेरा हो गया है और वह अकेला है। तभी उसे पुर्तगाली औरत दिखाई पड़ती है। मतलब वह उस टाइम में पहुंच गया है जब यह औरत जेम्स को ढूंढ रही थी मारने के लिए। औरत को आनंद दिखता है तो वह उसके ऊपर बंदूक तान देती है। फिर उसे दिखता है सर कटा आदमी जो कि जेम्स है। फिर अचानक आनंद खुद को दिन के उजाले में पाता है। उसे एक बच्ची दिखाई पड़ती है जो कि जंगल में खो गई है। बच्ची कहती है, मेरा छोटा भाई गुम गया है। आनंद उसके भाई की तलाश में लग जाता है और फिर उसे जो दिखता है उसकी आंखें उस पर यकीन नहीं कर पाती। उसे सीनियर की लाश पड़ी मिलती है। तभी एक कैदी आनंद पर हमला कर देता है,
यानी वह 1994 में पहुंच गया है। शायद सीनियर भी इस टाइम में आ गए होंगे, लेकिन वह कैदियों के द्वारा पहले ही मारे गए। पीटर भी वहीं भटक रहा था, जिसे 3 कैदी पकड़कर मारने लगते हैं। आनंद यह सब होते देख रहा होता है, पर उसका दिमाग कुछ प्रोसेस ही नहीं कर पा रहा था। वह आगे बढ़ जाता है, तभी उसके सामने स्टीफन आ जाता है। आनंद की हालत खराब हो जाती है स्टीफन को सामने देखकर। स्टीफन उसके ऊपर बंदूक तान देता है तो वह बता देता है कि वह भी पुलिस वाला है। उसने स्टीफन से आज की डेट जानी, तब जाकर उसे यकीन हुआ कि वह अतीत में आ चुका है। मुथुएल के पीछे 2 कैदी पड़े हुए थे। जैसा पहले हमने देखा था, सेम वैसे ही स्टीफन एक कैदी को गोली मार देता है। खून जमीन पर गिरा और फिर मौसम बदल गया और आवाजें सुनाई देने लगीं। सेम वैसे ही आनंद फिर से अपने आप को अकेला पाता है। वो देखता है कि एक आदमी पेड़ पर कुछ कलाकृति बना रहा है। आनंद देखता है पीटर वहीं मंदिर के पास छुपा हुआ है। आदमी ने आनंद को देख लिया, लेकिन तभी उन्हें गोली चलने की आवाज सुनाई दी और आनंद फिर से खुद को पाता है जंगल के अंधेरे में। देखता है पुर्तगाली महिला जेम्स को ढूंढ रही है। आनंद को जेम्स भी दिखाई पड़ता है। उसने देखा कि जेम्स औरत के सामने आ गया। फिर उसने औरत के पेट में लकड़ी घोंप दी, पर तभी एक आदमी ने जेम्स का सिर धड़ से अलग कर दिया। अचानक आनंद खुद को फिर से दिन के उजाले में पाता है। कलाकृति बनाने वाला आदमी भी वही था, जो कि कहता है, आप बहुत डरे हुए लग रहे हो। आप जानना चाहते होंगे ना कि यहाँ पर क्या हो रहा है। यहाँ आते समय आपको एक मूर्ति दिखी होगी ना। मूर्ति का सिर कौवे के आकार का है। इस जंगल में आने के बाद आपने एक भी कौवा नहीं देखा होगा। यहाँ जो भी समस्या होती है वह उसी के चारों ओर घूमती है और इन सब की उत्पत्ति कई सालों पहले हुई थी। पुर्तगाली जब यहाँ पहली बार पहुंचे थे तो उस समय उस मूर्ति की पूजा इस जंगल में रहने वाली एक विशेष जनजाति द्वारा की जाती थी। वह कौवे को भगवान का प्रतीक मानते थे। वह इस मूर्ति के चारों ओर घूमकर प्रार्थना करते थे। अगर गर्भवती महिलाएं प्रार्थना करतीं तो वह कौवों को भोजन देती थीं। उनका यह विश्वास था कि अजन्मे बच्चे को उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा। जब पुर्तगालियों का दबदबा अपने चरम पर पहुंच गया, लॉर्ड गैब्रियल एंटोनियो, जो कि एक तर्कशील शासक था, वह इस जगह पर शासन करता था। उसने यह तय किया कि यहाँ मौजूद सभी मान्यताओं को पूरी तरह से मिटा दिया जाए, क्योंकि वह सिर्फ एक विचारधारा का पालन करता था, सिर्फ राजा की ही जय जयकार। उसने यहाँ के हर एक पूजा स्थल को नष्ट कर दिया और कीमती मूर्तियों को यहाँ से बाहर भेज दिया। वह अपनी पूरी सेना लेकर पहुंच गया इस जंगल वाले मंदिर में। वह इस मूर्ति पर कब्जा करना चाहता था। उसने सेना को आदेश दिया कि इस मूर्ति को किसी भी कीमत पर ले जाया जाए, लेकिन उन्होंने कितनी भी कोशिश की, वह उसे हिला तक नहीं पाए। इस बात से क्रोधित होकर राजा ने जनजातियों का संहार करने का आदेश दे दिया। उसने इस जंगल के सारे कौवों को भी जला दिया। वह सारा खून खराबा इसी जगह पर शुरू हुआ था। लोगों का ऐसा मानना था कि उनका देवता उन्हें समृद्धि और शुभ भाग्य देगा, लेकिन किसी ने यह समझने की बिल्कुल कोशिश नहीं की कि उसका समय पर भी अधिकार था। राजा और उसकी सेना को जंगल के माध्यम से मंदिर तक पहुंचने में लगभग 1 घंटा लगा, लेकिन उस संहार के बाद वह बाहर का रास्ता नहीं ढूंढ पाया। फिर दिन, महीने, साल गुजरते गए। वह अभी भी यहीं आसपास फंसे हुए हैं। जिस दिन खून ने इस मिट्टी को छुआ था, वह देवता, जो कि शांत और निर्मल था, वह पूरी तरह प्रचंड हो गया। और तभी से हर बार जब रक्त यहाँ पर बहता है या आवाज निश्चित सीमा से ऊपर जाती है, तो यहाँ का समय पूरी तरह विकृत हो जाता है। यहाँ आपने जो भी देखा या सुना, वह मरे हुए नहीं है सर, बल्कि वह सारे लोग एक चक्कर में फंसे हुए हैं। आनंद पूछता है, आप यह सब कैसे जानते हैं? आदमी कहता है, क्योंकि मैं ही वह व्यक्ति था जिसने यहाँ के लोगों को धोखा दिया, राजा को यहाँ लाया। पुर्तगाली सेना का एक जासूस हूं मैं। इस पूरे विनाश की मुख्य वजह मैं ही हूं। इससे बाहर निकलने का बस एक ही रास्ता है। जो घटना मुझे, आपको और यहाँ हर किसी को लेकर आई है, वह दोबारा नहीं होनी चाहिए। जब तक हम उसे रोक नहीं देते, तब तक हम इस चक्कर में फंसे रहेंगे। आनंद को तभी रेजी की आवाज सुनाई देती है। वह देखता है कि वह दलदल में फंसा हुआ है।
फिर वह देखता है अपने आप को और सीनियर को, जो कि रेजी को बचाने आए हैं। तभी रेजी के हाथ से खून बहा। सबको वह आवाजें सुनाई देने लगीं। फिर सीनियर ने गोली चलाकर आवाज कर दी और आनंद पहुंच गया किसी और टाइम में। आदमी ने बताया था कि आवाज नॉर्मल से ज्यादा होती है तो समय बदल जाता है। आनंद जोर जोर से चिल्लाता है पर कुछ नहीं होता। फिर उसे याद आता है कि आदमी ने यह भी कहा था कि जब खून बहे और आवाज भी तेज होगी तब बदलेगा समय। आनंद ने अपना खून बहाया और फिर चिल्लाया तो वह किसी और समय में पहुंच गया। हम देखते हैं कुछ बच्चे जंगल के रास्ते स्कूल से घर जा रहे हैं। एक बच्चे को सफेद घोड़ा दिखा तो वह उसके पीछे चल दिया। बच्चे के पीछे पीछे उसकी बहन भी भागी। वह वही बच्ची थी जो आनंद को मिली थी एक बार किसी और टाइमलाइन में। तभी अचानक रेजी की आंख खुलती है और वह चेची नाम पुकारता है। वह कैसे भी करके दलदल से बाहर आ जाता है। उसके सामने वह दोनों बच्चे आ गए। यहां पता चलता है कि वह बच्चा रेजी ही है और बच्ची उसकी बहन है। चेची मतलब रेजी अपने बचपन के समय में आ गया था। दोनों बच्चे डर के मारे अलग अलग दिशा में भागने लगे तो बड़ा रेजी चेची के पीछे गया उसको रोकने। फिर आनंद को दिखता है रेजी तो वह भी उसके पीछे भागता है। यह उस समय में थे जब लड़की शिकार करने आई थी जंगल में। उसने रेजी के कदमों की आवाज को जानवर की आवाज समझकर उस पर ही गोली चला दी। खून जमीन पर बहा और गोली से आवाज हुई तो समय फिर से बदल गया और आनंद पहुंच गया उस टाइम में जब पीटर को 3 कैदी मार रहे थे। इस बार आनंद उसे बचा लेता है। उससे कहता है कुछ भी हो जाए गोली मत चलाइएगा। फिर वह स्टीफन से मिलता है और कहता है मैं केरला पुलिस से हूं, आपको यह जगह तुरंत छोड़नी होगी। स्टीफन उसकी सुनता नहीं तो आनंद कहता है अगर आप यहां से नहीं गए तो आप अपने बीवी बच्चे को कभी नहीं देख पाएंगे। आप एक बच्चे के बाप बनने वाले हैं ना। स्टीफन शॉक हो जाता है और पूछता है तुम्हें कैसे पता। आनंद अपने पर्स में रखी एक फोटो दिखाता है और कहता है यह मेरे पिता हैं जो कि 30 साल पहले लापता हो गए थे। वह फोटो स्टीफन की थी, यानी कि स्टीफन ही उसके पिता हैं। और सबूत देने के लिए वह अपनी आईडी भी दिखा देता है जिसमें उसकी डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई थी। और फिर से वही सीन आता है। मुथुवेल के पीछे 2 कैदी पड़े हैं। वहां पर एक और आनंद था जो कि दूसरे टाइम से यहां आया होगा। इस बार आनंद बंदूक दिखाकर उन्हें डराकर भगा देता है। खून नहीं बहता, आवाज नहीं होती तो टाइम भी नहीं बदलता। आनंद कहता है कुछ भी हो जाए खून नहीं बहना चाहिए। बाकी जो भी ऑफिसर हैं सबको बुलाइए, यहां से निकलते हैं। सब इकट्ठा होकर रोड की तलाश में चलने लगते हैं। मंदिर से चलना शुरू किया था। चलते चलते वह लोग फिर से मंदिर के पास ही आ गए। वह लोग जो भी रास्ता चुनते वह लोग बार बार मंदिर के पास ही आ जा रहे थे। अब सब 2-2 के ग्रुप में जाते हैं, फिर भी वहीं आ जाते हैं। उन्हें जंगल से बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं मिल रहा था। तभी आनंद को याद आता है कि वह आदमी पेड़ पर गोल गोल कलाकृति बना रहा था। वहां के भी पेड़ों पर सेम डिजाइन बनी हुई थी। मतलब वह इस टाइम में भी आ चुका है। वह सबसे कहता है कि हमें मंदिर के गोल गोल चक्कर लगाते हुए आगे बढ़ना है। इस तरह से हम लोग बाहर निकल सकते हैं। अब वह लोग मंदिर के चक्कर लगाते हुए चलना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे वह मंदिर से दूर जाते जा रहे थे। तभी वह कैदी एक एक करके उन्हें मारना शुरू कर देते हैं। उन्होंने स्टीफन को पकड़ लिया था पर वह बच गया। फिर एक कैदी ने एक ऑफिसर का गला मरोड़ कर मार दिया। फिर उन्होंने आनंद को पकड़ लिया तो आनंद 2 कैदियों को मार गिराता है। एक कैदी स्टीफन पर हमला करने में कामयाब हो जाता है। पीटर गोली चलाने जा रहा था पर आनंद ने रोक दिया, लेकिन स्टीफन के खून की एक बूंद जमीन पर गिर गई। समय नहीं बदला, खून तो गिरा पर बारिश में तेज आवाज नहीं हुई। तभी उन्हें गाड़ी की हॉर्न की आवाज सुनाई दी तो वह लोग उसकी ओर भागे। उन्हें रोड मिल गई और गाड़ी भी। आनंद पीटर और स्टीफन को गाड़ी में बैठाकर जाने बोल देता है। स्टीफन पूछता है तुम क्यों नहीं आ रहे। आनंद कहता है मैं इस तरह से नहीं जी पाऊंगा, आप अपने बच्चे के पास जाइए। आनंद मंदिर के पास जाता है और खुद को गोली मार देता है। फिर अचानक उसकी आंख खुलती है और खुद को पाता है अस्पताल में। उसके बगल में उसके पिता बैठे हुए थे जो कि स्टीफन हैं। यानी उसने जो सोचा वही हुआ। उसने समय के चक्कर को रोक दिया। उसके पिता
कभी लापता हुए ही नहीं और वह अपनी बच्ची के पैदा होने के टाइम अपनी बीवी के पास है। बच्ची होने के बाद आनंद जा रहा होता है वहां जहां उसका ट्रांसफर हुआ है। तभी रास्ते में कार दिखती है जो कि अशोकन की थी। उनकी गाड़ी खराब हो गई थी तो वह आनंद की गाड़ी में बैठ जाते हैं। तभी उन्हें कॉल आती है एक ऑफिसर की, जो कि बताता है कि कुछ लड़का लड़की जंगल में गाड़ी खड़ी करके वीडियो शूट कर रहे थे। हम पूछताछ कर ही रहे थे कि तभी वहां रेजी सर आ गए। तभी अचानक गाड़ी से कोई टकरा जाता है। वो लोग देखते हैं तो वह एक लड़की थी। उसे तुरंत गाड़ी में बैठाते हैं हॉस्पिटल ले जाने के लिए। आनंद उसके किसी रिलेटिव को फोन करने के लिए उसका फोन निकालता है। देखता है कि वॉलपेपर पर उस लड़की की फोटो लगी हुई है उसके पिता के साथ, जो कि वही है। मतलब आनंद की गोद में जो जख्मी लड़की है वह उसकी ही बेटी है, जो कि शायद भविष्य से यहाँ आ गई। लड़की उसकी ही गोद में दम तोड़ देती है और वह कुछ नहीं कर पाता। सब वैसा ही हुआ जैसा शुरुआत में हुआ था, बस इंसान बदल गया, सिचुएशन बदल गई। आनंद गाड़ी रुकवाकर अपनी बीवी से अपनी बच्ची के बारे में पूछता है। जब पता चलता है कि वह ठीक है तो आनंद को थोड़ा सुकून मिलता है। तभी आनंद को लॉर्ड गैब्रियल एंटोनियो दिखता है, जो कि उसे ही घूर रहा होता है। बैकग्राउंड में उस आदमी की बात चलती है कि इससे बचने का एक ही तरीका है। जो घटना आपको, मुझे और हम सबको यहां लेकर आई है वह दोबारा नहीं होनी चाहिए। जब तक हम उसे रोकेंगे नहीं, इसी चक्र में फंसे रहेंगे। आनंद उसे देखे ही जा रहा होता है और गैब्रियल उसे देखकर मुस्कुराता है। फिर इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।